गुड आफ्टरनून। इससे पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स में ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कवर कर लिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चैप्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है, डेरिवेशंस 2-3 रहेंगे और थियोरेटिकल डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें। हमने डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म कंप्लीट कर दिया है। डायमैग्नेटिज्म यानी बेसिकली ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है ये हमने देख लिया। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म ये है कि ईच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, हेंस देयर इज अ करंट है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। अब बात ये है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो रहता है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसी वजह से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो रहता है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पहले तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। और ये रिपेल क्यों होता है इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में देखा था। जितनी डिटेल में आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उतनी डिटेल में मैंने बताया नहीं है, बिकॉज उसके लिए हमें थोड़ी आगे की कंसेप्ट लगने वाली है जो अभी तक आपकी हुई नहीं है। तो मैंने एक सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि वाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। दूसरी बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो अनपेयर्ड रहता है और ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से देयर इज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस विद द एटम। यानी यहाँ पे एटम्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं रहता और उसकी वजह से ईच एटम इज़ एक्टिंग एज अ टाइनी मैग्नेट। और ये जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो सो ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वजह से जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। अब ये थी बात डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, जैसे कि एक यूट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट हमने कंसिडर कर लिया है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि एक रॉड है, इसे आपने सस्पेंड कर दिया है फ्रीली, तो इफ़ इट इज़ केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं। इवन मैंने डिफ्रेंशिएशन भी बता दिया है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में। और उसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि यू शुड रिमेंबर द एग्जांपल्स गिवन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एज वेल एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंडिंग पार्ट नहीं बोल सकता, सेकेंड लास्ट पार्ट है ये, फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है? तो फेरोमैग्नेटिज्म इज़ सिमिलर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली, बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो थोड़ा सा वीक रहता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज़ स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एटम है वो एडजेसेंट एटम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में हम ये बोल सकते हैं कि एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और उसकी वजह से ये एटम्स जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के दे कैन इन्फ्लुएंस एडजेसेंट एटम्स। तो ये एडजेसेंट एटम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं? तो देखो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, तो वो एडजेसेंट एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट को भी उसी की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। बट ये कंटिन्यूस पूरे सब्सटेंस में नहीं होता, पूरे मटेरियल में नहीं होता। इट इज़ अप टू लिमिटेड रीजन ओनली, इट इज़ अप टू लिमिटेड रीजन ओनली। बट अब हो सकता है दूसरे रीजन में मैग्नेटिक मोमेंट एटम्स का इस डायरेक्शन में हो, इस रीजन में मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में या ऐसे डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा। सो ऐसे अलग अलग डोमेन्स बन जाते हैं, रीजन बन जाते हैं। डोमेन्स यानी रीजन जहाँ पे सारे के सारे
एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक ही तरफ रहती है, सेम डायरेक्शन रहती है। सो ऐसे रीजन्स जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन सेम रहती है हर एक एटम की, उसे हम कहेंगे डोमेन। और ये हर एक डोमेन की जो साइज़ है वो रहती है लगभग कुछ मिलीमीटर में रहती है, और इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स रहेंगे वो अराउंड, एक मिनट, ये दिए हैं, ये कहाँ दिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 259। इसकी जो साइज़ रहती है इट इज़ 10⁻⁻⁶ साइज ऑफ डोमेन 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁴ मीटर, एंड नंबर ऑफ atoms, the number of atoms in each domain are from 10⁻10 to 10⁻17 atoms हर एक डोमेन में रह सकते हैं। तो ये रहता है डोमेन। क्या रहता है, क्यों रहता है डोमेन, पहले ये जान लो। वो इसलिए रहता है कि देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमें डोमेन्स क्यों नहीं मिले, वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि हर एक एटम जो है वो एक वीक मैग्नेट है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में हमें डोमेन्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें हर एक एटम जो है वो लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है एज़ कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक। और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होने की वजह से वो एडजेसेंट एटम्स को भी अपने साथ लेके चलेगा, यानी उन सब की डायरेक्शन इसी के साथ रहेगी। यानी एक एटम की डायरेक्शन यहाँ है तो एडजेसेंट एटम्स की भी डायरेक्शन इधर ही रहेगी। फिर दूसरा एक रीजन बन जाता है जहाँ पे एटम्स की डायरेक्शन ऐसी है, एटम्स की यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल दीज एटम्स। तो इस तरह से ऐसे रीजन्स बन जाते हैं छोटे छोटे, और इस रीजन को हम कहते हैं डोमेन। सो ये डोमेन्स रहते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। अब फेरोमैग्नेटिज्म जब हमें एक्सप्लेन करना है, सो उससे पहले ना कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आई कैन सी द डायग्राम, दैट डायग्राम नहीं, अभी यहाँ कोई डायग्राम नहीं है, सॉरी। सो ये थी आपकी डोमेन थियरी। सो डोमेन थियरी के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थियरी। सो व्हाट इज़ फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थियरी। तो बात ऐसी है कि अब मैं ये पूरे सारे के सारे एटम्स के डायरेक्शंस नहीं दिखाऊंगा, तो जब मुझे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, यानी डोमेन का कुछ ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ रैंडमली मैंने शेप्स यहाँ पे बनाए हैं, और हर एक डोमेन की डायरेक्शन रहेगी ये ऐसे, यानी ईच डोमेन इज हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। तो जब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखोगे, सो रैंडम डायरेक्शंस होने की वजह से, रैंडम डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की, किसके, डोमेन की। सो हर एक डोमेन की जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो रैंडम रहेगी। इट इज़ नॉट डायरेक्टेड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इसका बनेगा दैट विल बी ज़ीरो। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ज़ीरो इफ़ इट इज़ नॉट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में आप नहीं रखते हो तो जो डोमेन्स की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट की वो अलग अलग रहती है। तो एक डोमेन दूसरे डोमेन की डायरेक्शन को कैंसिल कर देता है, और उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो ज़ीरो रहेगा। सो इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ मैग्नेट इफ़ इट इज़ नॉट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पर जब मैं इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, और ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन दैट केस कुछ डोमेन्स जो है वो अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कुछ डोमेन जो है दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम डोमेन्स की जो डायरेक्शन है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी ये डायरेक्शन बताइए, इसका मतलब ये नॉर्थ हो रहा है और ये साउथ हो रहा है। और देखो अंदर की जो डोमेन्स की डायरेक्शन है वो ऐसी है, तो रिजल्टेंट जो यहाँ पे पोल बन रहा है वो है साउथ और यहाँ बन रहा है नॉर्थ। तो उसकी वजह से दिस नॉर्थ विल अट्रैक्ट साउथ एंड हेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। ये पहली बात है। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब सारे के या रादर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है।
So if ferromagnetic substance is kept in a magnetic field which is very strong, in that case सारे के सारे डोमेन जो है वो उसी के डायरेक्शन में रहेंगे, उसी के यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेंगे, एंड हेंस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, rather the magnetic moment of complete ferromagnetic substance will be in the direction of external magnetic field. And again you can see the direction, this must be south, this must be north, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो ये साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, एंड दिस इज द रीज़न अगेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। बस इतनी ही थियरी आपको बतानी है। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थियरी, तो ये एक पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसको कुछ और अलग वर्ड्स में भी आप देख सकते हो कि कैसा रहेगा। मैं उसे थोड़ा अलग तरीके से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सपोज ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये ऐसे अलग अलग डोमेन्स में दिखा देता हूँ। फॉर सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ 4 ही डोमेन्स दिखा रहा हूँ। नाउ हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। अब अगर मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ जिसकी डायरेक्शन ये ऐसी है, सेम डायरेक्शन, सो क्या होगा, वो डोमेन जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसकी साइज़ बढ़ेगी। तो साइज़ बढ़ेगी यानी क्या होगा, ज़रा सा देख लो आप। अब इसकी साइज़ बढ़ गई तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो सारे के सारे डोमेन्स की डायरेक्शन जो है वो ऐसी रहेगी। तो वो सिमिलर ही है, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया वैसे ही है, बट कभी कभी बुक्स में लिखा जाता है कि द डोमेन विच आर हैविंग डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड their size increases and hence the resultant magnetic moment is in the direction of external magnetic field। ये आप लिख सकते हो। दिस इज़ फॉर द वीक मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग है, थोड़ा यानी ज़्यादा स्ट्रांग है, इन दैट केस सारे के सारे डोमेन्स की जो डायरेक्शन है इट इज़ टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये था फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही रहेगी। और एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई है, ठीक है, ये डोमेन थियरी जो है ना, ये जो एक्सप्लेनेशन है इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 260। ओके, दिस इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 260, दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ है तो आप उसे पढ़ लो, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप डाउट्स पूछ सकते हो, बट आप डाउट्स पूछते नहीं हो। डाउट सेशन में बहुत कम स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, 10-12 स्टूडेंट्स अगर बैठेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ये हम देखेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट पार्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर? तो मैंने पैरामैग्नेटिज्म में भी बताया था और अब यहाँ पर भी बताता हूँ कि सॉलिड या फिर कोई भी स्टेट में ले लो आप, द एटम्स और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल दे आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। और अगर यहाँ पे कंटिन्यूस वाइब्रेशंस है, इन दैट केस जो कपलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर एटॉमिक कपलिंग हो रही है, यानी एक एटम इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट उसका इस डायरेक्शन में, तो एडजेसेंट का भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसका भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज़ इंटर एटॉमिक कपलिंग। तो ये कपलिंग जो है ये बेटर कब रहेगी, जब एटम्स के वाइब्रेशंस कम रहेंगे। लेकिन अगर एटम्स के वाइब्रेशंस बढ़ गए तो ये जो कपलिंग है ये थोड़ी वीक हो जाएगी। इसका मतलब ये है, इनको यहाँ पे ये कहना है कि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो होता ये है कि ये जो डोमेन स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। क्यों कोलैप्स होगा? वो इसलिए कोलैप्स होगा क्योंकि ये जो कपलिंग है अब वो बेटर तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि एटम जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं, और वाइब्रेशंस अगर बढ़ रहे हैं तो वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से ये जो इंटर एटॉमिक कपलिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, यानी ये डोमेन स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। ईच एटम विल बी ओरिएंटेड, एटम यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम विल बी ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शंस, और उसकी वजह से ये डोमेन स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं। एंड एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये जो कपलिंग है ये वीक होती जाती है, डोमेन्स वीक होते जाते हैं, कम कम होते जाते हैं, और एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जहाँ पे डोमेन स्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, देयर आर नो डोमेन्स इन दैट मटेरियल, एंड
ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance, ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance। और ये जो टेम्परेचर है उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 260 एंड 261। तो अब उनका क्या कहना है कि मान लो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। अच्छा, कौन सी वैल्यू है दैट डिफाइंस रादर वी कैन डिफरेंशिएट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बाय नोइंग दैट वैल्यू इज ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी का एक टेबल भी छोटा सा मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि वहाँ पे वैल्यूज़ दी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वैल्यूज़ इतनी रहेंगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वैल्यूज़ इतनी रहेंगी। और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि ससेप्टिबिलिटी वैल्यू फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ वेरी हाई, इट इज़ पॉजिटिव। Susceptibility value for paramagnetic substance is a very small but it is positive, and susceptibility value for diamagnetic substance is a small and it is negative। तो diamagnetic की वैल्यूज निगेटिव रहेंगी। फिलहाल हमें diamagnetic को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर ये susceptibility का y एक्सिस है, दिस इज susceptibility एंड दिस इज योर x एक्सिस टेम्परेचर, तो यहाँ पे ऐसा पता चलता है, एक ग्राफ यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ससेप्टिबिलिटी जो है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द टेम्परेचर। और एक टेम्परेचर यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट दिस टेम्परेचर। इसे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। सिंबल दिया है TC, द सिंबल इज TC। So the temperature at which ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance, the temperature is called as Curie temperature। होता क्या है क्यूरी टेम्परेचर पे, जो डोमेन्स बने हुए हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कपलिंग बिटवीन एटम्स, वो डोमेन स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। क्यों कोलैप्स हो जाता है? क्योंकि एटम्स के बीच में अभी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वाइब्रेशंस द इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स डिक्रीजेस एंड हेंस देयर इज़ नो डोमेन स्ट्रक्चर। तो ये था थोड़ा बहुत एनालिसिस। एक और वहाँ पे दिया है कि अबाउ क्यूरी टेम्परेचर, above Curie temperature the relation between susceptibility and temperature is, ये रिलेशन दिया है above Curie temperature there is a constant C and divided by T minus TC। लेकिन ये कौन से कंडीशन में, अरे ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक है एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ। So the relation between susceptibility and temperature is C which is constant divided by T minus TC। बट ये रिलेशन कौन सी कंडीशन में है? ये इसके बाद वाली कंडीशन में, where T is the temperature, TC is the Curie temperature and C is the constant। ये constant हमने पहले वाले लेक्चर में भी देखा था, Curie constant। तो ये कंडीशन, ये इक्वेशन तभी अप्लाई होगा when यू आर क्रॉसिंग क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के पहले ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली अबाउ क्यूरी टेम्परेचर। ये याद रखना अच्छे से। तो ये था थोड़ा बहुत एनालिसिस। एक छोटा सा टेबल और एक दिया है पेज नंबर 261 में, और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग मेटल्स के क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू दी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ मेटालिक कोबाल्ट। तो मेटालिक कोबाल्ट की जो वैल्यू है वो है 1394 केल्विन। मेटालिक आयरन की जो वैल्यू है वो है 1043 केल्विन। ये मैं बता रहा हूँ क्यूरी टेम्परेचर वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट मेटल जो कि दी है इस टेबल में। आप बाकी की वैल्यूज़ आप देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिनोमेना, दैट इज़ हिस्टेरिसिस, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन योर सिलेबस। ठीक है, तो आई होप फेरोमैग्नेटिज्म इज़ क्लियर टू यू। बाकी वो जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो यूट्यूब वाली प्रॉपर्टी, देन सस्पेंडेड रॉड वाली प्रॉपर्टी, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ पैरामैग्नेटिक में है सेम प्रॉपर्टीज़ फेरोमैग्नेटिक के लिए एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस ये जो आया है बेसिकली दिस वर्ड हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें पता है। तो हिस्टेरिसिस क्या होता है पहले उसे जानने के लिए एक सेटअप पहले समझ लो। सेटअप कुछ इस प्रकार से है कि देयर इज़ अ सोलेनॉइड लाइक दिस, और
ये सोलेनॉइड जो है इसमें से मैं करंट I पास कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ सोलेनॉइड? सो मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ सोलेनॉइड इज B इज इक्वल टू म्यू 0 N I. I can write B is equal to mu 0. What is Ni? Ni is nothing but magnetic intensity H. याद होगा आपको, ये एक डेरिवेशन में हमने देख लिया था। Ni is magnetic intensity H. लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस इस सोलेनॉइड के अंदर, हाँ, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखता हूँ, सोलेनॉइड के अंदर एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? तो होगा ये कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का, उसकी वजह से फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट, क्योंकि उसके सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में है। सो इट इज़ एक्टिंग एज अ मैग्नेट। तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी वजह से म्यू 0 रहना है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो B है दैट इज़ नथिंग बट, नाउ हियर आई एम टेकिंग B एज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो B एंड H में क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। रिलेशन है, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्ट रिलेशन, वो हमने पहले ही ढूंढ लिया है। वी आर गोइंग टू सी द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B विथ रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी H। तो अब होगा ये कि सपोज मुझे सिमेट्रिकल ग्राफ लगेगा, सो ये यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। नाउ इनिशियली आई एम कीपिंग जीरो करंट थ्रू द सोलेनॉइड। तो अगर करंट सोलेनॉइड में ज़ीरो है, वो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस अभी भी अंदर है, तो अब ज़ीरो करंट है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो, तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के जो डोमेन्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, सो दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो ज़ीरो। तो अगर करंट ज़ीरो है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, वेयर H is Ni, H is Ni, so magnetic field intensity H that is also 0, so I am starting from origin। अब मैं क्या करूँगा, करंट को धीरे धीरे बढ़ाऊँगा। तो जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाऊँगा B बढ़ने लगेगा, B यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड वो बढ़ने लगेगा। अगर वो बढ़ा तो क्या हो जाएगा, नाउ अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसके अंदर हमने ऑलरेडी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है। तो वो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के डोमेन जो है वो अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, कुछ कुछ अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, तो उनकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इफ़ दिस इज़ B, वेयर B इज़, मैंने अभी कहा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, सो इट इज़ contribution of magnetic field mu 0 Ni as well as magnetic field due to ferromagnetic substance। तो ये जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे H बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ने लगेगा, बिकॉज ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यू 0 Ni एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अभी मैग्नेटाइज हो गया है, क्योंकि उसके सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। अब मान लो कि उसके सारे के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो क्या होगा, तो एक सैचुरेशन आ जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा नहीं। पहले एक डोमेन अलाइन हुआ, फिर दो डोमेन अलाइन हुए, बाद में सारे ही डोमेन अगर अलाइन होते हैं, सो सारे के सारे डोमेन्स अलाइन होने के बाद उसके ऊपर उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। दैट मीन्स वी आर एट अ सैचुरेशन। तो एक सैचुरेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, ये कौन से पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं। सो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट A। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब ये सैचुरेशन में आने के बाद नाउ आई विल ट्राई टू रिड्यूस, ट्राई टू नहीं, मैं रिड्यूस ही कर दूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू रिड्यूस द करंट। तो जब मैं करंट को रिड्यूस करूंगा तो ये H जो है, बिकॉज H इज़ N इंटू आई, N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो H जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही H डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो
मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जैसे ही मैंने करंट डिक्रीज़ किया, करंट डिक्रीज़ करने के बाद मैंने एच को ज़ीरो किया। एच को ज़ीरो कैसे किया? मैंने करंट को ही ज़ीरो कर दिया। करंट को ज़ीरो करने के बाद मैंने ये देखा कि द ग्राफ इज़ नॉट रीट्रेसिंग इट्स इनिशियल पाथ। आइडियली क्या होना चाहिए था कि ग्राफ शुड रिट्रेस दिस पाथ, वापस से मुझे इस पॉइंट पे आना चाहिए था, बट मैं इस पॉइंट पे नहीं आ रहा हूँ, मैं ये अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जब h इज़ ज़ीरो देयर इज़ स्टिल सम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है? तो अब ध्यान से सुनो, जब h इज़ ज़ीरो यानी ये जो म्यू ज़ीरो एना है इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, यानी सोलेनॉइड की वजह से वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है दिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ने कुछ मैग्नेटिज्म जो है वो रिटेन कर लिया है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ने कुछ मैग्नेटिज्म जो है वो रिटेन कर लिया है। उसके सारे के सारे डोमेन्स वापस से इनिशियल पोजीशन पे नहीं गए। कुछ डोमेन्स जो है वो अभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रह गए हैं, भले ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर दिया है, बट कुछ डोमेन जो है वो अभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। यानी उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ने कुछ मैग्नेटिज्म रिटेन कर लिया है। तो ये जो वैल्यू है मेरे ख्याल से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सो वैल्यू ऑफ दिस बी एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। ये वर्ड्स याद रखना, वैल्यू ऑफ दिस बी व्हेन h इज ज़ीरो, ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ b इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। तो ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी मुझे फिर भी ये जो B है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको ज़ीरो करना है। तो मैं क्या करूँगा, करंट को अभी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करूँगा। सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो करंट में अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये कर रहा हूँ, यानी मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मुझे ऐसा पता चला यहाँ पे कि यार अब यहाँ पे h इज़ नॉन ज़ीरो, h की वैल्यू यहाँ पे है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो गया क्योंकि डोमेन्स अभी डिस्टर्ब हो गए हैं। क्यों डिस्टर्ब हो गए? क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओनली, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में था? इनिशियली वो इस डायरेक्शन में था। इसको कौन कैंसिल कर रहा है? इसको ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर रहा है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो गया। और नेट मैग्नेटिक फील्ड जिस h की वैल्यू को ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पे जो h की वैल्यू है जहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, उसे कहते हैं कोर्सिटिविटी। ये आपको दिखाई देगा, ये पेज नंबर 261 पे है। कोर्सिविटी कहते हैं, एंड दिस इज पॉइंट सी, यहाँ पे दिया है शायद पॉइंट सी। यस, इट इज़ कॉल्ड एज कोर्सिविटी। कोर्सिविटी इज़ वैल्यू ऑफ h, रिटेंटिविटी इज़ वैल्यू ऑफ b, याद रखना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं करंट को और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तो करंट को और ज़्यादा बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा, अभी अब वो जो डोमेन्स है जो पहले इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, अब वो धीरे 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 अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड अभी टोटली रिवर्स हो गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अभी जो है वो टोटली रिवर्स हो गया है, क्योंकि डोमेन्स की डायरेक्शन जो पहले इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे वो अभी इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल जाता है, लेट इट बी पॉइंट डी। तो डी पॉइंट मुझे मिल जाता है, और यहाँ पे सारे के सारे डोमेन्स जो पहले इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे अब वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, और ये सारे डोमेन्स अलाइन हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अपोजिट सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया हूँ, मैं अभी यहाँ पे अपोजिट सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया हूँ, क्योंकि अगर सारे के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं तो उससे ज़्यादा मैं मैग्नेटिक मोमेंट को, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक मोमेंट को उससे ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए ये हम कहेंगे अपोजिट सैचुरेशन पॉइंट। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने वापस से करंट को डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। मैंने करंट इस डायरेक्शन में जो बढ़ाया था, अब इस करंट को मैं वापस से डिक्रीज़ करना शुरू कर रहा हूँ। बट मुझे ये पता चला कि अगेन आई एम नॉट गेटिंग ज़ीरो
मैग्नेटिक फील्ड एट ज़ीरो करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट ज़ीरो है। करंट ज़ीरो कैसे है? क्योंकि H इज़ ज़ीरो, यहाँ पे H की वैल्यू ज़ीरो है। तो मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पे फिर से करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, बट फिर भी करंट की वैल्यू ज़ीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो डोमेन्स थे जो इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, तो सारे के सारे डोमेन्स अभी वापस से रैंडम पोजीशन पे नहीं गए। कुछ डोमेन्स अभी भी बाकी है जो अभी इसी डायरेक्शन में अलाइंड है। तो उसकी वजह से देयर इज स्टिल सम मैग्नेटिक मोमेंट रिटेन्ड बाय दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये है आपका, मेरे ख्याल से ये है पॉइंट ई। तो अभी का डिस्कशन बस मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके आगे का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ कवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इसे बस याद रखना।